Hello dear students, I am Ajay Singh Chauhan. Wish you again a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 10th again and the same chapter electricity part 4, and topics that we will cover are: first, the relation between V and I means Ohm's law, then resistance, resistivity and the combination of resistance in a detailed way. So let's start. लेट्स स्टार्ट. साइंस चैप्टर सेम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स पार्ट में आता है, क्लास 10th एंड दिस इज पार्ट 5th. टॉपिक कवर्स ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, a lot of topics are there, but I want to clear you all the things very clearly in a detailed way. So might be one or topic is left, so let be covered in next class. Now ओम्स लॉ. ओम्स लॉ मीन्स ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक लॉ बताया था. एक्चुअली में वी नो अबाउट द वी, हम वी जान चुके हैं, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. हम आई जान चुके थे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी. जब हम वी और आई जान चुके हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ी. उन्होंने सोचा कि अब ये वी और आई के बाद में क्या होगा. तो ओम्स जो एक साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने एक रिलेशनशिप लाई वी और आई के बीच में. तो ओम्स लॉ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, यहाँ लिखा हुआ है. क्या है वो रिलेशनशिप? सिंपल लैंग्वेज में उसको कहें तो हम ये है, उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ वायर. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इतनी सी बात है. लेकिन एग्जाम में अगर आपको लिखने को आएगा ओम्स लॉ क्या होता है तो आप एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं. तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट दैट इज आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ENDS. ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी. आपको बेसिक कंसेप्ट केवल इतना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी. ठीक, अगर हम इसको आगे देखें, इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं, मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक करंट आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी. आई आप जानते हैं, वी आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं बार बार. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई. अब क्लास 9 तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्लास 10th में बता दूँ. वैसे क्लास 9th में ये बात आ चुकी थी जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा. तब जब भी कोई प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, समान अनुपात में घटना या समान अनुपात में बढ़ना, इसे हिंदी में समानुपाती कहते हैं. जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है उसको बराबर करने के लिए. तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ गया आर आई, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दो वी इक्वल टू आई आर. तो ये तो एक रिलेशन हो गई आपकी ओम्स लॉ वी और आई के बीच में. अगर मैं इससे लूँ आर निकालूँ तो आर इक्वल टू हो गया आपका वी अपॉन आई. आर क्या है? आर एक कांस्टेंट है. अभी मैं सिर्फ आर को कांस्टेंट कह रहा हूँ और आर का कोई नाम नहीं दे रहा. वी आप जानते हैं क्या है, PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है. और आई आप जानते हैं क्या है, वो है करंट है. ये आपको पता है, आई जो है वो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है. तो यहाँ तक आपकी रिलेशन पहुँच चुकी है. ठीक, यहाँ तक आपको पता चल चुका है. अब यदि मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि इस रिलेशन से दो नोट निकल रहे हैं. मेन रिलेशन यही है आपकी आर इक्वल टू वी अपॉन आई. आप इससे और रिलेशन बना सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आप इससे बना सकते हैं यहाँ पर रिलेशन है इस तरह से आई इक्वल टू, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो न्यूमेरिकल में आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी.
V/R भी बना सकते हैं आप, इतना भी कर सकते हैं। अब ये R एक कांस्टेंट है, ठीक, R इज कांस्टेंट है। तो आप इस बात से ये ध्यान रखिए, इसमें 2 नोट मैंने लिख दिए हैं कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस I इक्वल टू V/R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं इससे V निकालता, सपोज करो, तो I इक्वल टू V/R है। R को मैं जब कांस्टेंट कह रहा हूँ तो मैं बता दूँ यहाँ पर, इस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बता दूंगा, समझा दूंगा। पहले आप समझ जाइए कि आज एक रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस, इस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिए कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा आएगा। ये डिफरेंस PD कम होगा, वोल्टेज कम होगा, करंट कम होगा, समानुपाती है। आपकी बात समझ में आ गई? फिर द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये इन्वर्सली आ रहा है, करंट I इक्वल टू V/R। इन्वर्सली मतलब 1/R इन्वर्स, इसको कर दूंगा मैं, तो इसको मैं लिख दूँगा, ऐसे लिखता हूँ VR-1 इन्वर्सली। द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम मिलेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा मिलेगा। तो दो सब्सटेंस विच हैव लो रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, वो बहुत अच्छे कंडक्टर कहलाते हैं। दोज आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। इस बात को याद रखना, मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा आपको। इनका रेजिस्टेंस कम होता है और वो बेस्ट कंडक्टर्स कहलाते हैं। और सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, याद रखना इस बात को, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। अब आप कहेंगे R, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया और ये आपको मैंने दो रिलेशन भी समझा दी। अब नेक्स्ट पेज में मैं आपको इस R के बारे में थोड़ा बताऊँ कि ये R होता क्या है एक्चुअली में। कांस्टेंट कहा है मैंने, ये कांस्टेंट होता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये नहीं बताया मैंने आपको अभी। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आप पूछे रेजिस्टेंस क्या होता है, नेक्स्ट ओके रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, वो उसके बारे में मैं वो बुक में लिखी हुई है, हर बुक में है वो आप समझ जाएंगे। पहले आप समझिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं। तो एवरी मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल में फ्लो करते हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट, ये सब बता चुका हूँ मैं। तब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके साथ कोलैप्स करते हैं, उनके बीच में रुकावट उत्पन्न करते हैं। उनके अंदर जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मेटल में, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो में रुकावट उत्पन्न करते हैं। उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो मैं बोलूँ कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मेटल वायर विच अपोज to the direction of electrons which are responsible for the electric current flow. It rise an obstacle. This obstacle is called resistance. एक अवरोध पैदा करते हैं, उस अवरोध को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये मैंने समझा दिया आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरह से। अब डेफिनेशन में सिंपल सी बात है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बस इतना आपको याद रखना है। और ये डेफिनेशन किससे बनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो किताब में नहीं लिखा है, बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया?
द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोज करते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब उसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बताया मैंने, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लें, जरूरी है, हर चीज़ की एसआई यूनिट के बारे में बात करनी जरूरी है। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई हम जानते हैं, वी हम जानते हैं वोल्ट होता है, वोल्ट, और आई हम जानते हैं एम्पियर होता है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर कहलाता है ओम। ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, देखिए ये इसका सिंबल होता है। जनरली कई बार हम इसको इस तरह से भी शो कर देते हैं। ये इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस ओम का। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 5 ओम, किसी क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना ये 5 ओम जो लिखा है ये आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। दिस इज आर, ये आर की वैल्यू है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, अगर 5A लिखा है समझ जाना कि वो इलेक्ट्रिक करंट है, 5V लिखा है तो समझ जाना कि वो वोल्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो ये मैंने आपको बता दिया एसआई यूनिट के बारे में रेजिस्टेंस की। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया आपको, हिंदी में बता दिया, और आपको एसआई यूनिट बता दी। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, जो कि आपके सिलेबस में है। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई आपके सिलेबस में है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक ग्राफ सपोज करो बनाइएगा वी एंड आई के बीच में। सपोज करो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, वही कार्टेशियन प्लेन है, मैंने पूरा नहीं बनाया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैंने वी लिया। वी आप जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर मैंने आई लिया, आई इस वाले रे पर। आई आप जानते हैं करंट होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ आई लिया मैंने इस पर। तो जब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सपोज करो हमने एक टेबल बनाई। अरे जिस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 2 चाहिए होते हैं, उसी तरह से हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए और ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, बस केवल, बस और कुछ नहीं है। यहाँ आई आ गया, यहाँ वी आ गया। आई हम जानते हैं एम्पियर है, वी हम जानते हैं वोल्ट है। अब हम जब हम वी और आई की वैल्यूज़ देखेंगे, निकालेंगे। अब आप कहेंगे हम वी और आई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे भाई, तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो आपको क्लास में कराया जाएगा। एक्सपेरिमेंट कराना जाएगा, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। क्या आपको एक्सपेरिमेंट क्लास में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लैब नहीं है और मेरे पास अभी डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं है, कुछ कमियां हैं लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो मैं आपको दिखाता 3 डायमेंशन वे में। तो सिंपल सी बात आप एक बार समझ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। एक सर्किट आपको पास बनाना पड़ेगा, आपको लैब में मिल जाएगा सब सारा सामान। बैटरी क्या होता है, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर बहुत सारे सेल लगाए, जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगाते हैं तो बैटरी बन जाती है। बैटरी बनाई, यहाँ पर एक की लगाई, स्विच, जिसका नाम स्विच है। इसको हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से बंद और ओपन कर सकते हैं, स्विच है। यहाँ से लिया हमने, ये एक नई चीज़ बना रहा हूँ मैं, आपको अभी समझा दूँगा ये क्या चीज़ है। इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ 2 मिनट में कि क्या चीज़ है। ठीक, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक पॉइंट लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको यहाँ से सर्किट पूरा किया मैंने। ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है, यहाँ तक ये कंडक्टिंग वायर है। ये भी कंडक्टिंग वायर चल रहा है, कंडक्टिंग वायर है। यहाँ से इस कंडक्टिंग वायर में कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह शो कर दिया है। ये कंडक्टिंग वायर है। और जैसे बताया था मैंने, एमीटर को लाते हैं सीरीज़ में, तो सीरीज़ में एमीटर लगा दिया। मैंने बताया था वोल्टमीटर लगाते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल मैंने वोल्टमीटर लगा दिया।
ये पूरे पैरेलल में मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, पैरेलल में। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको एकदम क्लियर तरीके से, किताब में नहीं समझ में आएगा आपको ये इस तरह से। अब यदि मैं इसको ये बन गया आपका सर्किट डायग्राम, इसे हम जो कहते हैं वो रोस्टेट कहते हैं, RHOASTAT, रोस्टेट। एक एपरेटस होता है, बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। रोस्टेट होता है तो क्या करते हैं हम, ये जो है ये जो है वोल्टमीटर है या एमीटर है, क्योंकि हमें आई और वी की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू तो एमीटर बताएगा, वी की वैल्यू वोल्टमीटर बताएगा। अब ये रोस्टेट है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ये ज़ीरो पर है, दोनों ज़ीरो पर रहते हैं। अभी शुरू नहीं किया हमने, स्विच को ऑन नहीं किया हमने, या की चालू नहीं है, दोनों ज़ीरो पर है। जब हमने स्विच को ऑन कर दिया, सर्किट चालू कर दिया, एमीटर में रीडिंग आना शुरू हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। यहाँ से करंट गया प्लस से, ये माइनस, छोटा वाला माइनस होता है, बता रहा हूँ, ये सिंबल का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ठीक बेटा। तो जब करंट गया प्लस से माइनस, एमीटर में रीडिंग आई, मान लो एमीटर में रीडिंग आई I1, वोल्टमीटर में भी रीडिंग आएगी नेचुरल है V1, I2, V2, I3, कुछ भी कोई रिजल्ट है V3, I4, V4, I5, V5, कोई रीडिंग्स आती रही एमीटर में। अब आप समझेंगे ये रोस्टेट क्या बताया मैंने। ये रोस्टेट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप रोस्टेट के ऊपर एक मेटल कैप लगा होता है, उससे जब आगे पीछे करेंगे आप, तो उसके आगे पीछे से इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। आपको इंक्रीज़ ही करना है चूँकि, तो अब थोड़ा आगे ले आएंगे तो करंट इंक्रीज़ होगा, फिर थोड़ा सा इसको सरकाएंगे तो फिर करंट, हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए करंट की। डिफरेंट वैल्यू करंट की जब आएंगी तो वोल्टमीटर अपने आप डिफरेंट वैल्यू शो करेगा। तो ये रोस्टेट केवल इसलिए है कि एमीटर में ये इलेक्ट्रिक करंट की डिफरेंट वैल्यू शो करेगा, तो ये रोस्टेट कहलाता है, ठीक। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, सी से। तो जैसे हम रोस्टेट को हमने की को ऑन किया, रोस्टेट सर्किट अभी पहले 0 पर था, फिर किया, वैल्यूज आती गई। अब जब हम इन वैल्यू को पुट किया, जब हमने इन पर इस ग्राफ पर जब हमने इस वैल्यू को पुट किया, जब हमने इस वैल्यू ग्राफ पर पुट किया, तो हमने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया, ढंग से आप करेंगे ऑब्ज़र्व, जब वैल्यूज जो आएंगी आपकी उससे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि R = V/I, जब आप वैल्यू लेंगे तो आप देखेंगे R = V/I हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती जाएगी, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती जाएगी आपकी। तो आपका ग्राफ जो आएगा, ये I1 V1 का पॉइंट यहाँ आ गया, I है V है ये पहले, तो पहले V जो अभी, फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये तो सपोज करो ये वाला पॉइंट जो है वो है I1 V1 I1 कहो, पहले हम V पे चल रहे हैं तो पहले V1 I1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको V1 I1 कह लो आप। और समझने के लिए पहले आप बताएंगे ऐसे क्यों कर रहे हैं, V1 I1, V2 I2, ऐसे पॉइंट। और जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आएंगे ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन में। ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि V/I जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करता है। दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और कैसे करते हैं लेबोरेटरी में मैंने बता दिया। अब इसका कनेक्शन जो करना है, जब आप लैब में जाएंगे तो उसका कनेक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन आपकी टीचर आपको समझा देंगे। मैं भी कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास एपरेटस अगर आ गए तो मैं आपको कनेक्ट करना सिखा दूँगा। बहुत ईजी चीज़ है किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो ये पूरा ग्राफ क्लियर हो गया। तो V एंड I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता है। और स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि रेशो ऑफ V/I इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन ये कांस्टेंट शो कर रही है। और ये एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई, ये एक्सपेरिमेंट है आपका, ये आपको आपके प्रैक्टिकल में करना होगा जब आप क्लास में जाएंगे, लैब में जाएंगे। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको यही समझा दिया क्योंकि आपको लैब में भी यही करना है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ओके,
तो मैंने आपने नोट डाला है द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 4 फैक्टर मैंने बता दिए हैं। नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसे हम L कहते हैं। नंबर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब थिकनेस, थिकनेस मतलब तार की मोटाई, तार कितना मोटा है, तार इतना मोटा है तो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ये बता रहा हूँ मैं आपको डायग्राम बनाते। तार पतला है, तार बहुत पतला है तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका पतला है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, हमने कौन सा कंडक्टर लिया है, हमने कॉपर लिया है, एल्युमिनियम लिया है, ये हमने एलॉय ले लिया है कोई, या हमने सिल्वर ले लिया है, कौन सा मेटल लिया है। थर्ड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो मेनली जो आपको मेनली वर्क जो पड़ेगा, ये दो तो आपके बहुत मेन हैं। हालांकि ये दोनों भी मेन है, इनका कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आई है आपके 10th क्लास में, ये आगे पढ़ेंगे आप जाके डिटेल में क्लास 12th में, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं फर्स्ट को लूँ लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर मैं फर्स्ट को उठाऊँ लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस मीन L इज प्रोपोर्शनल टू या फिर मैं कहूँ इस तरह से नहीं कहूँ, मैं कहूँ कि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। L मीन्स लेंथ ऑफ वायर मैंने लिख दिया है। मतलब कि यदि लेंथ वायर की बहुत लंबी होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और अगर वायर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ये बात बता दी गई है, समझ में आ गई, फिर से बता दिया मैंने। लेंथ ऑफ वायर L है, L वहाँ शो कर रहा है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं दोहरा। एक और चीज़ नीचे लिखी हुई है क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पर क्या डिपेंड करता है, इस पर करता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली का मतलब यदि तार मोटा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार की थिकनेस अगर ज़्यादा हुई, इनवर्सली का मतलब समझाया था पहले ही, थिकनेस अगर तार की ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस कम होगा। तार पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पतले तारों से आप एक कूलर चला दो या बहुत बड़ा हीटर मोटर चला दो, तार चिपक जाते हैं, कारण है इसका यही, बता दूंगा बाद में। तो 2 रिलेशन हो गई। अब ये 2 रिलेशन जो हैं इन्हें मैं आपको बाद में समझाऊँ, क्योंकि ये केवल ओनली लैंग्वेज की हैं। पहले इन 2 रिलेशन से काम कर लीजिए, किससे, फर्स्ट से और सेकंड रिलेशन से काम कर लीजिए। एक नई चीज़ मतलब बताने जा रहा हूँ मैं इन दोनों से आपको, ठीक। अगर इनको मैं कंबाइन कर दूँ, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कर दूँ, ऐसे लिख दूँ बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कर दूँ, तो R जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा L इंटू 1/A। कहने का मतलब ये हो गया, R जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। अब बता चुका हूँ जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा, तो R इक्वल टू रो L/A। इसे हम रो पढ़ते हैं, RHO। ये रो एक साइन है, ये एक कांस्टेंट आ गया। इस रो को हम क्या कहते हैं, इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर होता है, ये बात समझ लेना, बाद में मैं समझा दूंगा आपको। रेजिस्टिविटी, अब हम अगर इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें, रो निकालें, तो हमें इसी रिलेशन दिख रहा है, इससे निकालें हम, तो हमें दिख रहा है रो इक्वल टू हो गया क्या, RA/L। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट निकालूं, ऐसा यूनिट ऑफ रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो हमें दिख रहा है रो इक्वल टू है, ये इक्वल टू R ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, तो बचा ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और एक बार बता दूं मैं आपको कि रेजिस्टिविटी किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी हर मेटल की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, हर मेटल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है।
जो उस मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि हर मेटल का नेचर अलग होता है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम होता है, गोल्ड गोल्ड होता है, कॉपर कॉपर होता है, उनका नेचर अलग अलग है। ठीक, तो आपको मैंने रेजिस्टिविटी बता दी क्या होती है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है, इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, याद रखना। और ऐसा यूनिट मैंने आपको डायरेक्टली लिख के नहीं बताई, मैंने बताई कि आई कहाँ से है, मतलब पूरा आपको डिटेल बताया कि कहाँ से आई है। ठीक, अब दो चीज़ें और रह गई यहाँ पर, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ खाली। थर्ड था कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब हमने कौन सा नेचर, किस तरह का कंडक्टर लिया है। यदि हमने कॉपर कंडक्टर लिया है या हमने कोई कॉपर मेटल कंडक्टर लिया है या कोई हमने मेटल एलॉय ले लिया है, निक्रोम ले लिया है, तो कॉपर कंडक्टर लेंगे तो नेचुरल रेजिस्टेंस जो होगा उसका कम होगा। और अगर हम कोई मेटल एलॉय ले लेंगे, निक्रोम ले लेंगे, तो रेजिस्टेंस उसका बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। और सिल्वर ले लेंगे तो रेजिस्टेंस उसका बहुत कम होगा। सिल्वर इज़ द बेस्ट मेटल, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रिक करंट अच्छा फ्लो होगा, मैंने बताया था आपको। ठीक, तो ये नेचर हो गया। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के बारे में बता दूं मैं आपको कि रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। किसी भी प्योर मेटल का रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, और डिक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होने पर। इसकी ये बहुत डिटेल है, क्योंकि आपकी क्लास में इसका डिटेल इतना संभव नहीं है, क्लास 12th में है इसका डिटेल, लेकिन आपको लर्न रखना पड़ेगा। ये पॉइंट भी लर्न रखना पड़ेगा। कोई पूछ ले कैसे, तो बता देना कि रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, अगर चाहो तो मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पर थोड़ी सी लाइन, जैसे आपको उतना याद रहेगा। तो रेजिस्टिविटी तक आपकी बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्यों? अरे रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह के रजिस्टर्स लगे होते हैं। जब आप मोबाइल खोलोगे अपने तो छोटे छोटे ऐसे इसमें बीच में लाइनें बनी होती हैं, ये रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्स होते हैं, तो रजिस्टर्स बीच में लगे होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब और रजिस्टर्स एक ही बात है। ठीक, अब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन इन सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ मतलब एक ही लाइन में। आप ये समझ लो, आपकी आंखें देखो तो सीरीज़ में है, और आपका माउथ, नोज़ और आइज़ वो पैरेलल में है। आप इस तरह याद रखना, आपकी दोनों आइज़ जो हैं वो सीरीज़ में है, सीरीज़ कहलाती हैं, और आपके लिप्स, नोज़ और आइज़ वो पैरेलल हैं। तो सीरीज़ के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक मैंने रेजिस्टेंस लिया R1, एक और लिया मैंने R2, एक और लिया मैंने R3। कॉम्बिनेशन किया मैंने, सर्किट डायग्राम से करके कनेक्ट किया इसको, मैंने सेल से कनेक्ट किया मैंने इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी होती है। एक की भी लगा दी मैंने यहाँ पर एक की के लिए की बोल दी, के लिख दिया, की ओपन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखा दिया सिंपल सा। ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, रजिस्टर लगा हुआ है। ये R2 है सपोज करो, ये R3 है सपोज करो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बताया था मैंने आपको, रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हुआ। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान रखना, सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सब में सेम जाता है, सभी को सेम करंट मिलेगा। सीरीज़ में करंट सेम मिलेगा। बात पे ध्यान रखना, जो V जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा सबके लिए। तो अगर हम लें तो V इक्वल टू जो होगा इस पूरे सीरीज़ के लिए, तीनों के लिए, वो पहले वाले के लिए हो जाएगा V1, V2 और V3। नहीं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, करंट तो सेम रहता है। तो V इक्वल टू हो गया V1 मतलब R1 है, प्लस IR2 प्लस IR3। अब तो V इक्वल टू हो गया, यदि मैं I को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो फिर इस V को मैं लिख दूंगा क्या, IR। I इक्वल टू वही बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। स्केच पेन मेरा वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा धीरा हो रहा है,
मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ इस स्केच पेन को, तो मेरा आई से आई कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे पास फाइनल फार्मूला आ गया किसका, टोटल रेजिस्टेंस। हाउ टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कंबाइन इन अ सीरीज। ये फार्मूले का आप यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। यहाँ पर ये V3 था, V3, ये स्केच पेन वर्क नहीं कर रहा है ये, और ये आपका R3 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, मीन्स व्हेन वी कंबाइन द रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस इन अ सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस वी विल फाइंड बाय दिस फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और R4 हो या दो रेजिस्टेंस हो, खाली दो ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये आपको सीरीज़ के बारे में बता दी। मैंने आपसे क्या कहा, एक बात ध्यान रखना, सीरीज़ रेजिस्टेंस में जब भी हम किसी भी अपने अप्लायंसेस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट सभी में सेम रहता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी जो होगा वो वी सबके लिए अलग अलग हो जाएगा सीरीज़ में, ठीक। अब नेक्स्ट एक और कॉम्बिनेशन बचा, उस पर आते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स रेजिस्टर्स ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, फिर से बता दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या करना कि आपने सपोज करो आपने एक बार एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया आपने, ये आपका हो गया R1, ठीक। एक आपने यहाँ लिया, एक और रेजिस्टेंस यहाँ लिया आपने, और एक और रेजिस्टेंस आपने यहाँ लिया। इस तरह से, और आपने इसको, इस डायग्राम को इस तरह से किया कनेक्ट। अब नेचुरल है, आपने इसको इलेक्ट्रिक करंट देना है तो आपको सेल्स लगाना पड़ेंगे। और इस कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ध्यान रखना इस बात को। ये आपका ये लगा दिया, ये की लगा दी बीच में मैंने की, जब चाहे ओपन कर सकें चालू कर सकें। बंद किया मैंने सर्किट डायग्राम को, यहाँ से ये मेटल है, ये पॉजिटिव है, करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी गया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, R3 है, ये R3। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, स्पेशल बात ध्यान रखिएगा। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जब जाएगा ना तो तीनों में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम नहीं रहता है। इसके लिए I1 अलग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ I2 अलग जाएगा इसके लिए, और इसके लिए I3 अलग जाएगा, I3। ये बात ध्यान रखना, करंट तीनों में अलग अलग जाएगा, उसमें करंट सेम रहता था, ठीक। उसमें V डिवाइड होता था, इसमें I डिवाइड होगा, याद रखना। तो जो टोटल जो करंट होगा, यहाँ से जो हमने I भेजा वो इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 जाएगा। तो I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ मैं समझा रहा हूँ V इक्वल टू यदि IR होता है तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R हो गया। ध्यान इस बात को, ये मैंने बता दी यहाँ पर आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत ना हो। तो I इक्वल टू जो हो गया, V तो बदलता नहीं है, V सेम रहता है, V सेम है, V सेम है इसके लिए, सबके लिए V सेम, पोटेंशियल सेम है पूरे सर्किट के लिए। तो ये क्या हो गया, I इक्वल टू I1 क्या हो गया, I1 हो गया V अपॉन R1, ये क्या हो गया V अपॉन R2, वही I इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I3 क्या हो गया V अपॉन R3, और I क्या होता है बताया था V अपॉन R, यहाँ V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V ऊपर से कॉमन निकालने का दिया हम, 1 अपॉन R इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया,
1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. दिस इज़ द फार्मूला to find the total resistance when the resistance are arranged in a series. जब बहुत सारे रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स पैरेलल में अरेंज हो तो हम उसको इस तरह से इस वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं. डेरिवेशन भी प्रूव करने को आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राइव कहाँ से हुआ, और इन फार्मूलों का भी यूज़ करते हैं. और बहुत सारे सर्किट डायग्राम्स बनते हैं जहाँ सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं. वो मैं आपको सिखाऊंगा, आगे सिखाऊंगा. पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है. तो आज की क्लास में आप इस पूरे को बहुत ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि आगे वाला टॉपिक जो आएगा उसमें डायग्राम्स कुछ इस तरह से आएंगे कि इस तरह से डायग्राम्स कुछ इस तरह से बने हुए आएंगे. इस तरह से ये ऐसा बन गया डायग्राम. यहाँ पर सीरीज भी चल रहा है, यहाँ पैरेलल भी चल रहा है, यहाँ भी एक सीरीज चल रहा है. ये भी एक आर है, ये भी एक R1, ये भी एक आर है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, कुछ भी. यहाँ भी एक आर सपोज करो लगा दिया, ये R5 है. तो आपको इन्हीं दो सीरीज और पैरेलल के बीच में इसको ब्रेक करना सिखाऊंगा मैं आपको, आप सीख जाएंगे करना. तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही रखते हैं हम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली. आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी. मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाने की, हिंदी में हर चीज़ को समझाने की. आप इसे प्रॉपर तरीके से इसको चैनल को 2 या 3 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की, क्योंकि आपका क्लास 10th बोर्ड है. आप 9th और 11th के बारे में मत सोचिए, आपका 10th बोर्ड है. और ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होंगे. एग्ज़ाम होंगे, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा, बोर्ड वैसा ही होगा, सिलेबस वैसा ही आएगा, चैप्टर नहीं हटेंगे. और लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसे वॉच ज़रूर कीजिए, देखिए ज़रूर, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.